तो पहला जो आर्टिकल है आज वो यूएस और चाइना के रिकैलिब्रेट टाइज को लेके है। बोला गया कि जो चाइना और यूएस के पहले के आप रिलेशन देखोगे उसमें ऐसा दिखेगा आपको जैसे एक दूसरे के ना आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हो। फिर उसके बाद ट्रंप का फिर से एक टेन्योर आता है और उसमें आप क्या देखते हो, अब आइडियोलॉजिकल चेंजेस नहीं बचे हुए हैं ना आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बचा हुआ है। अब किस चीज की तरफ यूएस चाइना को देखता है एज अ कॉम्पिटिटर। तो यहाँ पे बोला कि कुछ 5-6 की पॉइंट्स हैं ऐसे जो यूएस और चाइना के रिलेशन में आजकल चेंज हो चुके हैं। अब जब ये वेस्ट एशिया में सारा कॉन्फ्लिक्ट चला, यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वाला, तो उससे हुआ क्या, चाइना नहीं आप ज्यादा सुनोगे कि वो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो कहीं ना कहीं साइड में बैठा हुआ है। और सारे बोल रहे हैं कि ऑयल में डिसरप्शन आ रही है, नेचुरल गैसेस में डिसरप्शन आ रही है, वहीं पे चाइना बोल रहा है मैं तो डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। जैसे आप ई रिक्शा वगैरह यहाँ पे अभी देखने लगे हो, वो बहुत पहले से चाइना में उनका कॉन्सेप्ट आ चुका है। उनकी जो बसेस हैं वो स्विच करने की ट्राई कर रहे हैं टुवर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। जो बड़ी मशीनरी होती है जिसमें लिथियम आयन बैटरी वगैरह का यूज कर रहा होता है, उनको वो छोटे जो व्हीकल्स हैं उनमें दोबारा से रीयूज कर रहे हैं। तो मतलब वो ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन कर चुके हैं। तो अब यूएस उनको एज अ आइडियोलॉजिकल राइवल की तरह नहीं देखता कि हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, चाइना एक्सपांड करना चाहता है, तब तो फिर यूएस भी वॉर्स में इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अब आपको काफी चेंजेस मिलेंगे दोनों के टाइज के बीच में। और आजकल का जो रुझाव है यूएस का टुवर्ड चाइना, वो आपको ऐसे भी दिखेगा कि जैसे सपोर्ट करता हो चाइना को। मतलब ऐसे पहले आप देख रहे थे टैरिफ इंपोज करे जा रहा था, पर बाद में यूएस ने देखा मेरी खुद की भी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपने पढ़े थे, उनकी जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो चाइना में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। मतलब जितने भी मिनरल्स हैं उनकी अगर प्रोसेसिंग करवानी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहती है, चाइना। जैसे आईफोन्स का एग्जाम्पल है, अब आईफोन का जो डिजाइन वगैरह का काम है सारा यूएस में चलेगा, चिप्स आ गई ताइवान का रोल आ जाएगा, पर जब उसकी असेंबली का काम चलेगा दोबारा से कौन है, चाइना। बोला जाता है जहां पे इजीली रॉ मटेरियल मिल जाए या लेबर आपको चीप मिल जाए इफ कंपेयर टू योर ओन कंट्री, मतलब अपनी कंट्री में वही चीज महंगी पड़ रही है पर दूसरी कंट्री में शायद सस्ती पड़ रही है, तो सस्ते के लिए जाओ। ये रूल हैं कुछ जो इकोनॉमी के अंदर प्ले करते हैं। तो बस उन्हीं के ऊपर है, ये मेंस के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईरान वॉर जो चल रही है जिसमें राइवल उनके यूएस और इजराइल हैं। हाँ जी, यूएस और इजराइल का जो कलेक्टिव ऑपरेशन है, नाम क्या है उसका, रोरिंग लाइन। रोरिंग लाइन 2026 की अगर बात करेंगे तो ऑपरेशन रोरिंग लाइन आएगा। और अगर राइजिंग लाइन बोला होता तो जो 2025 में हुआ था अटैक उसके बारे में बात कर रहा है, ऑपरेशन रोरिंग लाइन, वो जो इसराइल और बैक्ड बाय यूएस। और यूएस ने बोला मेरा वाला सेगमेंट क्या कहलाएगा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये 26 के सेगमेंट है। और इनके अगेंस्ट वर्सेस ईरान, इनका कौन सा ऑपरेशन, ट्रू प्रॉमिस 4 ये 2026 की हमने बात करी। और यही सेम कॉन्फ्लिक्ट आपको 2025 में भी दिखती है, तो इनके नाम चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे रोरिंग लाइन है यानी कि दहाड़ चुका है शेर, पिछले में राइजिंग लाइन बोला था कि अभी उभर रहा है 2025 के अंदर, तो इसी की जगह पे राइजिंग लाइन आपने देखा था 2025। यहाँ चौथे नंबर का ट्रू प्रॉमिस है, तो लास्ट टाइम ट्रू प्रॉमिस 3 था 2025 का। बस इतने से चेंजेस है, इनको ध्यान में रखना। अब बोला गया कि डिसरप्शन बहुत ज्यादा हुई जब ये ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चलता है वर्सेस यूएस और इजराइल रहेंगे। मैं सिर्फ इजराइल बोल दूंगी, थोड़ा लंबा चला जाता है, ये यूएस बोल दूंगी। तो और दूसरा चोक पॉइंट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी वजह से सप्लाई में डिसरप्शन आई। इंडिया में बार बार आप सुन रहे हो कि अब फर्टिलाइजर का भी कहीं ना कहीं लूम चल पड़ा है कि फार्मर्स एंशियस हो रहे हैं कि अब फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी हमें मिलती थी, अगर डिसरप्शन हुई है बैकएंड पे तो शायद उतनी अच्छे से ना मिल पाए या शायद शॉर्टेज क्रिएट हो सकती है। पर गवर्नमेंट ने अश्योर कर दिया कि 2 महीने के फर्टिलाइजर स्टॉक पड़े हुए हैं। फिर वैसे इंडिया के केस में आपने पढ़ा एलएनजी की शॉर्टेज पड़ी, 85% जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें आपको एलएनजी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। आज फर्टिलाइजर वाला आर्टिकल आपको करना पड़ेगा क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो रहा है। जहां पे वीट की जो खेती आपने करी थी, कल्टीवेशन आपने अक्टूबर मंथ में करी थी, अब उसको हार्वेस्ट करना है, तो अब फर्टिलाइजर के आर्टिकल्स न्यूज में आपको दिखाई देंगे। पर इससे दिख क्या रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ दिस राइवलरी जो यूएस वर्सेस ईरान की इस टाइम पे चली है। तो अब यहाँ पे आपने अभी इंडिया को भूल जाना है, आपने देखना है यूएस वर्सेस चाइना, और बीच बीच में एक आधा सेगमेंट इंडिया का भी आता रहेगा कि जैसे चाइना का एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक सलामी स्लाइसिंग के बारे में पढ़ा था, याद है कौन से आर्टिकल में किया था, जब वो शियोक्यांग विलेजेस के बारे में पढ़ा था कि बॉर्डर एरियाज पे
चाइना वाले क्या कर रहे हैं, ग्रेट वॉल ऑफ विलेज बना रहे हैं। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप सुनते हो, वैसे ग्रेट वॉल ऑफ विलेजेस भी ये बना रहे हैं। छोटे छोटे विलेजेस बनाते चलो, थोड़ा थोड़ा और एक्सपांड आगे करते चलो, उसको बोलते हैं ये सलामी स्लाइसिंग। मतलब आपने क्या किया, अच्छे नोट पे, विलेज को कौन नहीं बनाना देना चाहता। हमने खुद वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला रखे हैं कि बॉर्डर एरियाज पे अपने विलेजेस को इंप्रूव करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाएंगे, कनेक्टिविटी यानी कि सड़कें वहां पे लेके आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि लोगों को कोई कमी ना हो। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस सलामी जो स्लाइसिंग चला रखी है चाइना वालों ने, कि हम विलेजेस के थ्रू थोड़ा थोड़ा आगे एक्सपांड करेंगे और जो टेरिटरीज इंडिया के अंडर काउंट होती हैं उसमें अपना पैर दबाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं यूएस और चाइना के, वो कैसे कैसे रिकैलिब्रेट हुए। ये मैंने इंडिया का कॉन्टेक्स्ट भी आपको बता दिया, चाइना के साथ और यूएस के साथ। अगर इंडिया का देखें, अभी इंडिया और यूएस डील साइन हुई, आपने वो पढ़ भी ली, फिर उसके बाद एप्स्टीन फाइल्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद ये अचानक से वॉर शुरू हो जाती है। अब वॉर के बाद तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे ज्यादा वेटेज लेती हुई दिखाई देगी न्यूज़पेपर्स के ऊपर। हर एक चीज में जो रीजन बताया गया है वो सप्लाई डिसरप्शन ड्यू टू जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें ब्लॉकेट कर रखी है। ठीक, तो हर बार कहां पे घूम फिर के आ जा रहे हो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऊपर से आपने देखा तो ऑयल की सप्लाई, हम तो तीसरे रैंक पे थे, दूसरे पे चाइना था, पहले पे यूएस था। तभी तो यूएस लटका हुआ है। अब ट्रंप बोल रहा है प्लीज वॉर रोक दो, कभी बोल रहा है आ गया ट्यूसडे 8 बजे खत्म, तो ईरान बोलता है नहीं 8 बजे नहीं, 1 बजे या 2 बजे रखते हैं। और फिर बोलता है कि प्लीज इस वॉर को बंद कर दो, रोक दो ऐसे, तो वो बोलते सॉरी हम चाबी भूल गए हैं। मतलब अब वही हो गया, यूएस को लगता था ईरान ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा और यहाँ पे कुछ और ही निकल के आया। अब ईरान रुक ही नहीं रहा है, वो बोल रहे तुम होते कौन हो सीज करवाने वाले, हम अपने हिसाब से रोकेंगे अब। तो वो सारी चीजें हैं जो आप इस पूरी राइवलरी की वजह से देखोगे। अब आ जाओ चेंजिंग नेचर ऑफ यूएस एंड चाइना के रिलेशन। पहले जहां पे रिलेशन आइडियोलॉजिकल राइवल के थे, आपने अगर नोट्स बनाने होंगे एक तरफ बस आइडियोलॉजिकल राइवल लिखना और आज के टाइम पे ईयर डाल लेना, चाहे से 25 26 या 26 ऑनवर्ड, तो उसमें लिख लेना कि अब कैसे देख रहा है एज अ कॉम्पिटिटर। इवन जब ट्रंप दूसरे टेन्योर में अपने आते, पहले ट्रंप आए फिर बिडेन आए, दोबारा से ट्रंप आए, तो पहले तो कैसे देखा जाता था कि ये चाइना क्या एक्सपांशन करते रहते हैं, इनकी वजह से इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर प्रॉब्लम आती है। अब आप क्या देखोगे, पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही थी। चाइना और यूएस की सोच आपस में मैच नहीं कर पा रही थी। जहां भी यूएस चाहता है मैं सुपर पावर बना रहूं, वहीं पे चाइना आपके सामने फैक्ट्स रख देता है कि नहीं मैं भी एज अ सुपर पावर इमर्ज कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या दिखा हमें कि जो आइडियोलॉजिकल राइवल एक टाइम पे हुआ करते थे, आज के टाइम पे ये कॉम्पिटिटर की तरह इमर्ज कर रहे हैं। फिर यूएस यानी कि जब ट्रंप का सेकेंड वाला टेन्योर आता है, उसने टैरिफ्स की लिस्ट निकाल दी और जिसमें चाइना को भी इंक्लूड करा था। पर जब देखा सप्लाई चेन ही चाइना ने रोक दी, तो बोला कि अब तो ये वाली पॉलिसी नहीं चलेगी कि टैरिफ लगा दिए और इनको हम रोक देंगे। रोक ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं चाइना वाले क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहे हैं। वो आपके मिनरल्स हो, आपकी टेक्नोलॉजी हो, चाहे से वो यूएस की डिपेंडेंसी हो चाइना के ऊपर, तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आज के टाइम पे एज अ कॉम्पिटिटर। और इवन अब यहीं से एक फैक्ट ऐड करें, अगर सप्लाई चेन की बात करी, पहले इंडो पैसिफिक रीजन आप बहुत बार सुनते थे, अब नहीं सुनोगे ज्यादा। क्वाड के बारे में अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजें लाइमलाइट में उतनी नहीं रही है। जिस दिन आपने सी ड्रैगन एक्सरसाइज पढ़ी थी, उस दिन पढ़ा था कि क्वाड के मेंबर थे, न्यूजीलैंड था इसमें इन्वॉल्व था। उसके बाद आप ये नहीं देख रहे कि यूएस का ज्यादा इंटरेस्ट हो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इंडियन ओशन में तो है, क्योंकि वहां पे इनका खुद का बेस है। कौन सा था? डियागो गार्शिया वाला। तो बस उतने से इंटरेस्ट है। अब ये क्या देख रहा है कि मेरे साथ इकोनॉमिकली कौन फाइट करने की ट्राई कर रहा है, जो यूएस है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, तो एज अ कॉम्पिटिटर इसको देख रहा है। और यूएस का जो मेन स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर के ऊपर ज्यादा है रादर देन इंडो पैसिफिक रीजन। वेस्टर्न हेमिस्फेयर की जब बात करी तो इस तरह से आप जब अर्थ को ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट दिख जाएगा। मतलब इंडिया के साइड में आप देखोगे यहाँ पे एक लाइन आएगी जिसका नाम प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट भी आ जाएगा। तो मतलब वेस्टर्न हेमिस्फेयर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। क्यों बोला? इवन आपने देखा वेनेजुएला के ऊपर यूएस ने अटैक करवाया था, कौन सी फोर्सेस गई थी यूएस की वेनेजुएला में? डेल्टा फोर्सेस। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे उनको ले गए। आज के टाइम पे आप सुनोगे भी नहीं उनके बारे में, क्या चल रहा है, क्या प्रोसीडिंग हुई आगे। बस इतना बोल दिया था कि तस्करी करते हैं ड्रग्स वगैरह को, यहाँ से गुड आफ्टरनून, यहाँ से हमारी कंट्री में लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा यूथ एक्सप्लॉइट हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वेस्टर्न हेमिस्फेयर के ऊपर फोकस है। यहाँ पे एक आइलैंड था ग्रीनलैंड,
ठीक है, ग्रीनलैंड के बारे में आपने पढ़ा, मिनरल के रिजर्व से वहां पे कोल्ड वॉर के टाइम पे ग्रीनलैंड का यूज यूएस ने ठीक ठाक करा था, यूएस बोले कि मेरे को कंट्रोल पकड़ा दो। तो मतलब ज्यादा फोकस कहाँ पे है अगर स्ट्रेटेजिक देखें, वेस्टर्न हेमिस्फेयर के ऊपर ज्यादा है रादर देन जो ये इंडो पैसिफिक रीजन हुआ करता था। बिडेन की अप्रोच देखते थे आप तो इंडो पैसिफिक के ऊपर भी फोकस किया जाता था कि चाइना एज अ राइवल इंक्रीज ना कर जाए, वो अपनी प्रेजेंस इंडो पैसिफिक रीजन में ज्यादा ना डेवलप करे, क्योंकि चाइना ने जैसे BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव हो गया, देन उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इसके थ्रू क्या कर रहा है, जगह जगहों को कनेक्ट कर रहा है अपने साथ कि कैसे सप्लाई की चेन इन एरियाज में बनी रहे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटपुट प्रोवाइड करनी है उन कंट्रीज को, वहां से रॉ मटेरियल लेके आना है। जैसे अफ्रीकन यूनियन आ गया, यहाँ पे आप मैप पे देखोगे इंडिया वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीकन यूनियन आएगा, यहाँ वाले पार्ट पे चाइना है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का आ गया। स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई कंटिन्यूटी में मेंटेन रहे। तो आप क्या देख रहे थे, चाइना क्या करे जा रहा है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड, सॉरी मैंने यहाँ पे बना दिया श्रीलंका। श्रीलंका का एक पोर्ट हुआ करता था हम्बन टोटा, अब श्रीलंका को इन्होंने लोन प्रोवाइड करा और क्या किया कि वो लोन नहीं वापस कर पाए, तो इन्होंने बोला 99 ईयर्स के लिए हम इसको लीज पे ले रहे हैं। तो अभी 99 ईयर्स खत्म होते होते तो टाइम लगेगा, पर लीज पे तो ले लिया ना, चाइना का यहाँ पे एक कंट्रोल तो आ गया। और ओशन कौन है, इंडियन ओशन, तो अपनी एक्टिव प्रेजेंस शो करी। इस तरफ देखोगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं जहां पे चाइना की एक एक्टिव प्रेजेंस आपको मिलेगी। आगे आओगे अफ्रीकन यूनियन, यहाँ पे भरमार मिनरल्स मिलते हैं और मिनरल्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए आपको चाहिए होंगे, तो चाइना ने क्या किया है, यहाँ पे भी कनेक्टिविटी बना दी है। HAMBANTOTA, तो यहाँ पे आप देखोगे मिनरल के बहुत सारे रिजर्व्स हैं, तो चाइना ने क्या किया, कनेक्टिविटी बना ली मैरीटाइम रूट्स के जरिए, जहां पे रोड्स बन सकते थे वहां पे रोड बना लिए, जहां रेलवे ट्रैक बन सकते थे वहां रेलवे ट्रैक। यहाँ पे आप CPEC के बारे में पढ़ते हो, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। मतलब चाइना क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली एक्सपांशन तो कर रहा है और जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। तो यूएस कैसे देख रहा है इसको, एज अ कॉम्पिटिटर। तो आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स आगे कि कैसे यूएस अब चाइना को एज अ कॉम्पिटिटर देखता है, ना कि सिस्टेमिक जो पहले आइडियोलॉजिकल राइवल देखा करता था कि हमारी बनेगी नहीं। और यूएस का जो रुझाव है वो ज्यादा आपको अब वेस्टर्न जो हेमिस्फेयर वाला पार्ट है उस पर ज्यादा मिलेगा रादर देन इंडो पैसिफिक रीजन। इसके बाद यूएस और चाइना प्रेजेंटली दोनों के कॉमन इंटरेस्ट भी हैं, जो मैंने आपको सप्लाई चेन के एग्जांपल दिए, ये कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी है उसको लेके। तो ऑल्दो इनकी जो मोटिवेशन है वो अभी भी डिफरेंट है। जैसे यूएस एक्सपांशन की बात नहीं करता है, वो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स की बात करता है, पर वहीं पे चाइना को अगर देखोगे तो उसका मेन फोकस एक्सपांशन पे भी रहता है। वो सलामी जो स्लाइसिंग है उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि बार बार क्या करना, छोटे छोटे एरियाज बनाते चलो और फिर एक्सपांड करते चलो आगे। तो दोनों की जो मोटिवेशन है वो डिफरेंट है, चाइना एक्सपांशन पे फोकस्ड है, यूएस अपना स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस पे ज्यादा फोकस है। उसके बाद चाइना स्टेबिलिटी भी चाहता है, कहां पे, तो आपने शुरू में ही पढ़ा था ये आर्टिकल 2026 में चाइना जहां पे अपॉर्चुनिटीज भी देख रहा था पर वहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आने वाली थी, वो थी उनकी खुद की जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, वहां पे इन्फ्लेशन के केसेस आपने सुने थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपने मशीन्स को ज्यादा ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली बात है लेबर को आप उनके साथ रिप्लेस करोगे, तो कहीं ना कहीं वो जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेस चाइना फेस कर रहा था उसको भी चाइना लाइमलाइट में रख रहा है। तभी तो जब किसी दूसरी कंट्री में इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है तो वहां की लेबर नहीं बुलाते, ये चाइना वाले क्या बोलते हैं, अपनी कंट्री के लोगों को बोलते हैं कि वहां पे आपको काम प्रोवाइड करा जाएगा, वहां पे आपको एज अ लेबर रख दिया जाएगा। तो चाइना उसके ऊपर भी फोकस रख रहा है। और साथ में जो सेल्फ रिलायंस है टुवर्ड क्रिटिकल सेक्टर, जो टेक्नोलॉजी के अंदर फाइट चली है कि इमर्जिंग टेक हमको भी बनाना है, क्रिटिकल मिनरल्स आप बार बार सुनते हो, तो उसकी रेस में चाइना चाहता है कि मैं सेल्फ रिलायंट ही रहूं, मतलब मेरी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो उल्टा चल रहा है, चाइना ने औरों की डिपेंडेंसी खुद के ऊपर ठीक ठाक क्रिएट करी है। इवन आपने कल एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा था जहां पे आप लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज में देख रहे थे कितनी परसेंटेज ओनरशिप थी, 10% की ओनरशिप थी, उसमें कैपिटल गुड्स आ गए, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स आ गई, पर उससे क्या दिखाई दे रहा था आपको कि इंडिया की डिपेंडेंसी है, जो चाइना आइटम्स बना रहे हैं हम फटाफट से खरीदना भी चाहते हैं उसको, तभी तो 10% की ओनरशिप रखी है कि खरीदारी वो चलती रहेगी कॉन्टिन्यूटी में। तो बोला क्या जाता है, अब इंडिया का जो यहाँ पे फैक्ट आ गया, इंडिया की जो चाइना की जो इंपॉर्टेंस है टू इंडिया वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के लिए है, हमें सस्ती मिल जाती हैं गुड्स फिर भी खरीदते हैं। पर अगर जियोपॉलिटिकली देखें तो हम भी राइवल्स हैं, हमारे बॉर्डर अटैच्ड है और बार बार चाइना बोलता है कि मेरा एरिया ये वाला भी, ये तिब्बत का पार्ट हुआ करता था तो इनडायरेक्टली ये चाइना का पार्ट हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी दिखेंगे, पर वो जो मैन्युफैक्चर्ड आउटपुट्स हैं या आइटम्स हैं उनके ऊपर अभी भी इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर दिखाई देगी।
इसके बाद यूएस ने बोला फिर भी कि मैं कंपटीशन तो मैनेज कर ही लूंगा चाइना के साथ, सबसे ज्यादा अमीर लोग आपको यूएस में ही मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ये कंट्रोल कर ही लेते हैं। उसके बाद जो अलायंस है हमारा उसको रिकैलिब्रेट करने की थोड़ी जरूरत है, मतलब जो हमारे कॉमन से इंटरेस्ट है उस पर भी काम करने की जरूरत है। अब सबसे पहले आता है इंडिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशन रहेगा। नंबर वन तो यही, जो यूएस है, हम ये नहीं बोल सकते कि हमें बैलेंस सिर्फ यूएस के साथ बनाए रखना है। एक तो जियोपॉलिटिकली देखोगे कहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, हम कहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करते हैं ना, तो हमारे कोई बॉर्डर अटैच है एक दूसरे के साथ। तो ये बोलें कि हमें यूएस और चाइना में से अगर एक चूज करना है, हम नहीं बोल सकते कि पूरे हम बैलेंस पूरे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे टुवर्ड यूएस, या ये भी नहीं बोल सकते पूरे डिपेंडेंस हो जाएंगी हमारी टुवर्ड चाइना, ये भी नहीं बोल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिपेंडेंसी हम बार बार दिखाते हैं ना कि यूएस हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो नहीं है। वो डील में भी हमें पता लग गया था, जबरदस्ती तो चीजें बेचने की ट्राई करी उसने, जबकि ऐसी मार्केट में जो कि ऑलरेडी डेवलपिंग स्टेज में है। वैसे तो ये खुद भी बोलते हैं ना हम डेवलप्ड हैं। एक लाइन बनाई थी इन्होंने, कौन सी, ब्रेंट लाइन। ब्रेंट लाइन के हिसाब से ये क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर के लोग हैं ये सारे कैसे हैं, डेवलप्ड, और नीचे वाले कैसे हैं, डेवलपिंग है, तो ये ब्रेंट लाइन आएगी। तो ये खुद ही तो बोलते हैं आप डेवलपिंग हो, तो फिर कायदे से तो यूएस को इंडिया की हेल्प करनी चाहिए थी, पर यहाँ तो उल्टा था, जबरदस्ती ये भी खरीद लो हमसे, ये भी खरीद लो। देखो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा बन जाता है। ट्रेड डेफिसिट मतलब हम ज्यादा चीजें इंडिया से खरीद रहे हैं रादर देन उनको बेचने के, यूएस वालों का ये कहना था। तो यहाँ पे नंबर वन तो यही है कि हम बहुत ज्यादा एक्सेसिवली यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और इसके अलावा चाइना को काउंटर वेट करने के लिए कि कल को चाइना लड़ेगा तो हमारी हेल्प यूएस करने के लिए आ जाएगा, तो वैसी डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं हो सकती। हाँ जी, पर ट्रांजेक्शनल जो रिलेशनशिप होती है, ट्रांजेक्शनल नाम से ही पता लग रहा है, इकोनॉमी यानी कि पैसे के ऊपर, ट्रेड के ऊपर आप ज्यादा डिपेंड रहोगे रादर देन जो इमोशनल टाइप होते हैं, कल्चर वगैरह जहां पे आ जाता है, उन चीजों को इग्नोर करिए। इमोशनल कनेक्शन कुछ नहीं है, गिव एंड टेक, मतलब उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। खरीदना है तो खरीदो, बेचना है तो बेचो, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और वैसे यूएस और चाइना का भी है, यूएस और चाइना की भी रिलेशनशिप देखोगे, बोला ना आइडियोलॉजिकल से तो वैसे ही शिफ्ट कर चुके हैं, और किसकी तरफ शिफ्ट हुए, टुवर्ड कंपटीशन। तो इनका भी क्या है, सेम ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप बचा हुआ है, यानी कि गिव एंड टेक अप्रोच। वैसे इंडिया को यहां से लेसन लेने की भी जरूरत है। इसके बाद रिडक्शन इन इंडिया जियोपॉलिटिकल प्रोमिनेंस। अब यहाँ पे देखोगे तो ये भी डिक्लाइन कर रही है, वॉशिंगटन में भी और बीजिंग में भी। अभी पीछे जैसे थोड़ी मीटिंग वगैरह हुई थी जहां पे बोला था कि ट्रेड के टाइज को हम इंप्रूव करेंगे विद चाइना, इंडिया वालों ने जो बोला था। पर यूएस के साथ भी देखोगे, बीजिंग के साथ भी देखोगे, आजकल उतना लाइमलाइट में आपको नहीं दिखाई देगा। तो बोला गया ये भी कुछ ना कुछ हद तक डिक्लाइन कर रहा है, मतलब जो लॉन्ग टर्म बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी है वो काफी वल्नरेबल हो रखी है टुवर्ड इंडिया। इसके बाद इमर्जेंस ऑफ बायपोलर टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम। एक टाइम था जब बायपोलर वर्ल्ड आप पढ़ते थे, कोल्ड वॉर जो एरा था, उसमें यूएस और यूएसएसआर देख रहे हो, एक तरफ सोवियत यूनियन है और उसके अलाए, और एक तरफ यूएस और उसके अलाए। अभी देख रहे हो आप टेक्नोलॉजी के अंदर, अब रशिया तो कहीं ना कहीं वेपन्स के साथ ही खेल रहे हैं, वहां थोड़ी सुन रहे हैं आपकी रोबोट्स पे काम कर रहे हैं, एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो अगेन वेपन्स के साथ वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो आपको ग्लोबली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम दिखेगा वो दो जुटों में दिखेगा, एक तरफ यूएस है और दूसरी तरफ चाइना मिलेगा। अभी देखा ना कि चाइना की तो ऑलरेडी जो इमर्जिंग टेक है या क्रिटिकल सेक्टर्स है उसमें अपनी एज बनाना चाहता है। और इंडिया, अब इंडिया को बोल दें कि जैसा एआई इकोसिस्टम चाइना ने डेवलप कर लिया है वैसा ही सेम इंडिया भी कर सकता है, तो अभी नहीं कर सकते हम। यस, बड़ा कुछ हुआ, अभी ग्लोबल एआई समिट हुआ था, पर हमने ये भी देखा कि इंडिया में भी बड़े सारे स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करा जाए। पर यह बोल दिया जाए कि हम चाइना के साथ अलाइन हो सकते हैं, वो चीज भी गलत रहेगी। तो चाइना कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है उसमें आगे हो चुका है, पर हाँ जो फाउंडेशनल लेवल है वो हमें भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तभी तो इंडिया ने भी इंडिया एआई मिशन चलाया, 10,370 करोड़ रुपया उसमें डाल दिया कि जो नया एआई इकोसिस्टम है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो सारे हम इंडिया के अंदर डेवलप करेंगे। पर चाइना कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है, तो हम अलाइंड नहीं है उनके साथ। इसके बाद स्ट्रक्चरल एडवांटेज जो चाइना को ऑलरेडी मिल रखी है, एक शुरू में मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो आईफोन वाला एग्जांपल आ गया, चिप्स की डिपेंडेंसी किसी और पे, डिजाइन खुद यूएस ने करा, पर सारी असेंबली किसने कर दी, चाइना ने कर दी, क्योंकि उन्होंने लेबर प्रोवाइड कर दी उसी तरीके से। अब चाइना इन चीजों में रिन्यूएबल एनर्जी अगर देखोगे तो उसकी सप्लाई में भी काफी आगे बढ़ रहा है। इंडिया ने बोला कि हम देखो बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो सोलर पैनल कहाँ से लेके आए, वो भी चाइना से आए हैं। और 25 ईयर्स का इनका शेल्फ लाइफ है जो सोलर पैनल लगे होते हैं। 25 ईयर के बाद कैसे कौन सी कंट्री इनको
डिस्कार्ड करने वाली है उसका प्रोसीजर अभी गाइडलाइन, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जिसे बोलते हो आप, कुछ नहीं, गाइडलाइन बोल लो, फ्रेमवर्क बोल लो, एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बोलो, ये ब्यूरोक्रेटिक टर्म्स है, सारी गाइडलाइन के ही बारे में बात करता है। ये किसी को नहीं है पता इनको डिस्कार्ड कैसे करना है। पर अभी तो जो रेस है वो किसको लेके है? रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि आपका एसडीजी नंबर 13 है जो क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहा है, 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात कर रहा है। तो और मतलब जो भी है सारा क्लाइमेट के आसपास ही घूम रहा है, तो उसके लिए आपको कोल के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं रहना है। इवन कोल से रिलेटेड आपने कोल गैसिफिकेशन पढ़ी थी, याद है? इंडिया के अंदर अभी वो थियोरेटिकल है कॉन्सेप्ट, चाइना यूज कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज यूज कर रही हैं, हमारे पास अभी थियोरेटिकल है। और इवन मंगोलिया को भी हमने बोला था हम आपको सिखा देंगे कैसे यूज करनी है, पर अभी के लिए थियोरेटिकल है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो कोल गैसिफिकेशन के टाइम पे आपने हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाई थी, कौन सा कलर आया था? मतलब कौन से कलर से जाना जाता है उस हाइड्रोजन? नो, ब्राउन। सबसे ज्यादा जो डैमेजिंग हाइड्रोजन, नहीं वो ब्लू थी। मैं कोल गैसिफिकेशन वाली पूछ रही हूँ जिसमें कोल डाला था और सिन गैस निकल के आई थी, तो वो वाली हाइड्रोजन, उसमें ना कार्बन मोनोऑक्साइड भी साथ में आता है, तो ये ब्राउन से डिनोट करी जाती है कि सबसे ज्यादा डेंजरस तरीके से इसे हमने प्रोड्यूस करा। एनीवेज, चाइना के केस में आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देख लो, देन उसके बाद बैटरीज, लिथियम आयन की बैटरी, बार बार बैटरी का नाम जैसे सुनते हैं चाइना पता नहीं दिमाग में पॉपअप करता है, एंड सोलर मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, कंजप्शन की बात नहीं करी, यूजर्स की बात नहीं करी, वो इंडिया कंज्यूम कर रहा है। बेशक हम आगे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं पर अभी भी खरीदनी पड़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर देखोगे वो चाइना का ज्यादा डेवलप आपको मिलेगा। और इसके अलावा फॉसिल फ्यूल से ये जा चुके हैं टुवर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। फॉसिल फ्यूल्स, कोल आ गया, गैस आप सुनते हो, ऑयल सुनते हो, बार बार आप ऑयल का केस नहीं सुनते चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ये बहुत ज्यादा आ चुके हैं। इसके बाद ये काफी ज्यादा चीजें बेनिफिट कर रही हैं चाइना को, जबकि ओवरऑल जो कंट्रीज हैं इस टाइम पे डायनामिक्स देखोगे वो मिडिल ईस्ट एशिया के वॉर में उलझी हुई हैं, कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहे हैं। और ऑयल की सप्लाई तो इनको जा ही रही है ईरान से, वो आपने देखा ही था कि ईरान का जो जास्क वाला एरिया था, याद है, जो एक छोटा सा पोर्ट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आगे था, बोला कि चाइना इससे ज्यादा तो हमसे सप्लाई ले लेता है, तभी तो खार्ग आइलैंड की इंपॉर्टेंस ईरान के लिए हो जाती है। खैर ऑयल की सप्लाई चल रही है, कोई चीटिंग कर रहा है तो उसको उड़ा भी दिया जा रहा है, वो आपने वीडियोस वगैरह देख लिए होंगे वेसल्स का, पाकिस्तान ने करा था जैसे, तो वो उड़ गया कि चीटिंग करने की ट्राई करी, यूएस के साथ हलाए बना तू, तो उड़ा दिया वो। वैसा भी चल रहा है, तो जो सही रास्ते से लेके जा रहा है उतनी चल रही है, बाकी ब्लॉकेड है। हाँ वही चीज तो, पर वो चलो पता लग जाता है आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो तभी बोला कि चीटिंग नहीं करनी है, कि जिसको दे रहे हैं चुपचाप ले जाओ, वैसे वाली कंडीशन। अब आते हैं पॉलिसी रिस्पॉन्स जो इंडिया को अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो नंबर 1, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है यूएस के साथ रखी हुई है, मतलब जब हमने ये डील साइन करी थी लोगों को ऐसे दिखाया गया कि हम फार्मर्स के हित में इस चीज को लेके आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है हमारा उसके हित में लेके आए हैं, पर हमने पूरी एनालिसिस करी थी यहाँ पे, जिसे देखा था कि नहीं बड़े सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। अभी के लिए तो वो डील खैर साइड में रखो आप, क्योंकि वॉर के बाद उसके बारे में ज्यादा मेंशन नहीं सुनोगे। एक तो बोला सेलेक्टिव कोऑपरेशन करने की जरूरत है, जिन सेक्टर्स में हम ज्यादा डिपेंडेंट हैं टुवर्ड यूएस, जैसे कि डिफेंस की मॉडर्नाइजेशन होगी, मैरीटाइम डोमेन हो गया, बड़े सारी चीजें हम खरीदते रहते हैं, जैसे पोसाइडन 8 आई के बारे में आपने सुना था, एयरक्राफ्ट जो नेवी को दे रखा है वहां से लाए, चिनूक हेलीकॉप्टर्स आगे, वो भी हम अगेन यूएस से लेके आए हैं। तो इस तरह से जो भी मतलब डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के एग्जाम्पल आते हैं जिसके लिए हमारी डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर आ जाती है, उनको अभी भी रखो वहां पे, मतलब सेलेक्टिव कोऑपरेशन, सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, जीपीयूज का आपने एग्जाम्पल देखा था, अभी तो खुद भी बोला है हमने कि अभी तक हम 33,000 जीपीयूज बना पा रहे हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हमने 3 गुना 1 लाख के पास लेके जाना है, तो वो तो बोला है, पर परचेसिंग तो अभी भी चली रही है जीपीयूज की। और इसके अलावा इंडिया को ये चीज भी अवॉइड करनी चाहिए कि रीजनल क्राइसिस कल को अगर होते हैं जैसे चाइना वगैरह के साथ, तो वहां पे यूएस डेफिनेट है कि आ ही जाएगा बीच में, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। उसके बाद चाइना के साथ कैसे कैलिब्रेशन करनी है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे वही बोला है कि सॉफ्ट डिप्लोमेटिक टाइज इंप्रूव करने की जरूरत है। रीजन यहाँ पे ये बार बार वो सलामी स्लाइसिंग करते हैं, विलेज बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने चला दिया हुए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अभी उसका दूसरा फेज शुरू हुआ है, जो कि सेंट्रल सेक्टर है नेचर में, पूरा फंडिंग कौन देगा? सेंटर, पर जो फर्स्ट फेज था उसका वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड था, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों उसमें पैसा लगा रहे थे। ठीक है, बाकी इंडिया को इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रेजिलियंस ये भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। एक तो होता है आप खरीद रहे हो,
ऊपर से अगर अपनी ही कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंप्रूव करा जा सके वो ज्यादा प्लस पॉइंट हमें देगा। पर टाइम जिस स्पीड से निकल रहा है ना, मतलब कि टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेडेशन आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही नहीं लग पा रहा। एक तो हम ना प्राइमरी से सीधा आए भी टर्शरी पे थे, सेकेंडरी अभी तब डेवलप ही कर रहा था, वो जो एलपीजी रिफॉर्म्स आप 1991 के सुनते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं जंप की वजह से भी लैग रहा है। पर बोला जाता है चाइना ने तो बाद में शुरुआत करी थी, फिर भी उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इस टाइम पे सबके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट, मतलब बाकी कंट्रीज की उनके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करे हुआ है। तो चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। छोटा सा आर्टिकल था, तो यहाँ पे 5 लेसन या 6 लेसन जितने भी थे ये, जो इंडिया अडॉप्ट कर सकता है यूएस और चाइना के साथ रिलेशन में। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको ये, पर आपने पॉइंट्स निकालने हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो या तो आपसे पूछा होगा सिर्फ यूएस और चाइना पर इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एज अ कॉम्पिटिटर अगर एक्ट कर रहे हो तो आपका जो आंसर होगा वो ट्रेड, इकोनॉमी, इसकी तरफ थोड़ा बैलेंस रहेगा। अगर पूछा गया है कि इंडिया को क्या क्या मेथड अडॉप्ट करने की जरूरत है कंपैरिजन विद यूएस एंड चाइना, तो आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे। वो इमर्जिंग टेक वाला आपने देखा, फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट कर चुके हैं टुवर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर चाइना ज्यादा फोकस कर रहा है, एंड यूएस के साथ सिलेक्टिव सी कोऑपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो गया, इमर्जिंग टेक, क्रिटिकल एनर्जी सेक्टर, वो सारे एग्जाम्पल आप एड ऑन कर सकते हो। तो ये मतलब ऐसे कभी भी सीधा नहीं आएगा सवाल, इसमें से आप पॉइंट्स उठा सकते हो, बस इतनी सी हेल्प आपको ये आर्टिकल देगा।